आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 यानी प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न हल करेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक हल किया था, तो आज की क्लास में हम लोग उससे आगे के प्रश्न हल करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों की 5वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है आपसे कि एफ एक्स बराबर एक आव्यूह आपको दी गई है और वो आव्यूह क्या है, कह रहा है कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1 ये आव्यूह आपको दिया गया है और आपसे कह रहा है कि इसकी मदद से आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। आपको ये प्रूफ करना है। आपको एफ एक्स की वैल्यू दी गई है, आपको एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई लाना है। तो अगर एफ एक्स की वैल्यू दी गई है यहाँ पर, तो हम उसकी मदद से एफ वाई कैसे निकालेंगे। जब तक एफ वाई हमें नहीं मिलेगा तब तक हम इन दोनों का गुणा नहीं कर पाएंगे, और जब तक इन दोनों का गुणा नहीं कर पाएंगे हमें एफ एक्स प्लस वाई नहीं मिल पाएगा। तो एफ एक्स की बात करें तो यहाँ पर आप देखें एक्स है, तो यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स और यहाँ भी एक्स है। इसका मतलब ये कि अगर मैं यहाँ पर वाई रख दूं तो यहाँ भी वाई हो जाएगा, यहाँ भी वाई हो जाएगा, यहाँ भी वाई हो जाएगा और यहाँ भी वाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि एफ वाई बराबर मुझे मिल गया कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। ये हमें मिल गया एफ वाई। तो अगर हमें एफ एक्स और एफ वाई मिल गया है तो हम इन दोनों का गुणा कर लेते हैं, और गुणा करने के बाद में हम देखेंगे कि हम एफ एक्स प्लस वाई कैसे लाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, यानी इसका लेफ्ट हैंड साइड हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एफ एक्स की वैल्यू हमें दी गई है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। ये हो गया। और एफ वाई की वैल्यू दी गई है कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। ये हो गया। अब हम इन दोनों का गुणा कर डालते हैं, इन दोनों का हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो इन दोनों का जब आप गुणा करेंगे तो कैसे करते हैं गुणा, पंक्ति का स्तंभों से। तो cos x का cos y में हो जाएगा, तो हो गया cos x cos y। फिर माइनस साइन x का साइन y में, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x साइन y, और 0 का 0 में हो गया तो खत्म हो जाएगा। फिर cos x का साइन y में करेंगे तो माइनस साइन y cos x प्लस इसका इसमें होगा तो यहां भी माइनस, यहां प्लस तो यहां भी माइनस हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई, और फिर इसका इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहां पर आपको सिर्फ गुणा करना आना चाहिए। अगर आपको आव्यूहों का गुणन आता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसके बाद में 0 का इसमें किया तो 0 हो गया। अब फिर cos x का 0 में करेंगे 0, माइनस साइन एक्स का 0 में करेंगे 0, और 0 का 1 में करेंगे तो भी 0। ये हो गया। फिर साइन एक्स का cos y में तो हो गया साइन एक्स cos y। फिर cos x का साइन y में तो cos x साइन y। फिर 0 का 0 में खत्म हो गया। साइन x का तो यहाँ पर हो गया माइनस साइन एक्स साइन y। फिर cos x का प्लस cos x cos y, और फिर 0 का 0 में तो 0 हो गया। फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर इसमें 0 करेंगे, इसमें 0 हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। अब इस पंक्ति का इसमें और इसमें और इसमें कर देते हैं। तो यहाँ पर देखें तो 0, ये भी 0 और ये भी 0, यहाँ पर ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, और यहाँ पर ये दोनों 0 हो जाएंगे। 1 का 1 होगा तो केवल 1 मिलेगा आपको। ये हो गया। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, अगर मैं x को a मान लूं और y को b मान लूं तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos a cos b माइनस साइन a साइन b।
तो ये कहीं ना कहीं आपका cos a cos b माइनस साइन a साइन b क्या होता है, cos a प्लस b होता है। तो ये आपका क्या बन गया, x प्लस वाई। यहाँ पर अगर मैं माइनस को कॉमन कर लूँ तो ये प्लस हो जाएगा, और अगर ये प्लस हो गया तो आप ध्यान से देखें, इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें। क्यों, क्योंकि दोनों प्लस हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x को a मान लीजिए तो साइन a cos b प्लस cos a साइन b। आप इसको सही से आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। तो ये कहीं ना कहीं आपका क्या बन गया, माइनस साइन a प्लस b मतलब x प्लस वाई। ये हो गया, बाकी जीरो है। यहाँ पर भी साइन a cos b प्लस cos a साइन b, तो ये भी हो गया आपका क्या, साइन a प्लस b एंड x प्लस वाई। और इसको आप पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, तो बिल्कुल यही मिलेगा, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो ये भी आपका क्या है, cos x प्लस वाई। बाकी ये भी जीरो है, ये जीरो, ये जीरो और ये 1, ये हो गया। अब अगर देखें ध्यान से fx की वैल्यू को देखें, तो जब यहाँ पर x था तो यहाँ पर cos x माइनस साइन x, यहाँ पर साइन x और यहाँ पर cos x था। जब यहाँ पर x प्लस वाई है, x प्लस वाई है, तो इसका मतलब कि इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, इसकी वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है, f x प्लस वाई। जब यहाँ पर x था तो यहाँ भी x था, तो जब यहाँ पर x प्लस वाई है तो यहाँ भी x प्लस वाई होगा। कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पर x प्लस वाई लिख दूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, f x प्लस वाई। ये आपका राइट हैंड साइड था। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो इसमें आपको दो पार्ट दिए गए हैं और दोनों पार्ट में आपको क्या दिया गया है, इधर आपको दो अवयव दिया गया है, इधर आपको दो अवयव दिया गया है। लेफ्ट हैंड साइड में दो अवयव है, राइट हैंड साइड में दोनों अवयव है। आपसे कह रहा है कि इन दोनों का आप गुणा कीजिए और इन दोनों का आप गुणा कीजिए। गुणा करने के बाद में लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू के बराबर नहीं आनी चाहिए, ये आपको प्रूव करना है। इन दोनों पार्ट में आपको यही करना है। तो अगर आपको अवयव का गुणन आता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान है, आप इसे स्वयं कर सकते हैं, डू योरसेल्फ। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो आपको इसमें एक अवयव दिया गया और अवयव देने के बाद आपसे कह रहा है कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम लोग a स्क्वायर की बात करते हैं। a स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे, a स्क्वायर हम लोग इसी अवयव a का a में गुणा करके निकालते हैं, यानी अवयव a का अवयव a में गुणा कर देंगे तो जो भी अवयव मिलेगा वो a स्क्वायर का मान होगा, यानी 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 इंटू 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, ये हो गया। अब हमें इनका गुणा कर लेना है। तो अवयव का आपको गुणा करना आता है, बहुत ही आसान है, आप कर सकते हैं। 2 का 2 में किया 4 हुआ, 0 का 2 में किया 0 हो जाएगा, 1 का 1 में करेंगे तो 1 बचेगा, यानी 4 धन 1 कितना बचा है यहाँ पर 5। आप चाहें तो आराम से करें, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का 0 में करेंगे 0, 0 का 1 में करेंगे 0, 1 का माइनस 1 में करेंगे तो माइनस 1 आएगा। फिर 2 का 1 में किया 2, 0 का 3 में किया खत्म, 1 का 0 में किया खत्म, यानी सिर्फ आपको यहाँ पर मिलेगा 2। फिर 2 का 2 में 4, 1 का 2 में 2 4 2 6 और 3 का 1 में 3, यानी 6 3 9 मिलेगा। 2 का 0 में 0, 1 का 1 में 1 और 3 का 1 माइनस 1 में माइनस 3, तो माइनस 3 प्लस 1 यानी माइनस 2। फिर ये हो गया। अब 2 का 1 में 2, 1 का 3 में 3, 2 3 5 और 3 का 0, यानी यहाँ पर आपको मिला 5। फिर 1 का 2 में 2 माइनस 1 का 2 में माइनस 2, तो 2 और माइनस 2 कट के 0 हो गए, और 0 का 1 में 0, यानी यहाँ पर आपको मिलेगा 0। 1 का 0 में 0 माइनस 1 का 1 में माइनस 1, यानी यहाँ पर आपको मिलेगा सिर्फ माइनस 1, क्योंकि इसका इसमें 0 हो जाएगा। 1 का 1 में 1 माइनस 1 का 3 में माइनस 3 और धन 1 यानी माइनस 2, ये 0 हो जाएगा। तो ये आप आराम से भी गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने फटाफट कर दिया, आप आराम से करें। तो a स्क्वायर की वैल्यू आपको यहाँ मिल गई। अब आप क्या करेंगे, a स्क्वायर मिल गया, यहाँ रखेंगे, a की वैल्यू ये वाली रखेंगे। अब बात करें तो बात करें i की। i क्या है, i आपका एक तत्समक अवयव है, इकाई अवयव है। इकाई अवयव किसे कहते हैं, जिसमें विकर्ण के एलिमेंट जो हों वो 1 होनी चाहिए और सारे एलिमेंट 0 होनी चाहिए। तो i जो हमारा है वो एक इकाई अवयव है और उसकी कोटि क्या होगी, उसकी कोटि हम लोग अवयव a की कोटि के बराबर रखते हैं। अवयव a की कोटि क्या है, 3 गुणे 3, तो i की कोटि भी क्या होगी, 3 गुणे 3, यानी एक ऐसा हमको इकाई अवयव लेना है
जिसकी कोटि क्या होनी चाहिए, 3 गुणे 3 की होनी चाहिए, जिसमें 3 पंक्तियां हो और 3 स्तंभ हो। आई की वैल्यू ये रखेंगे, ए की वैल्यू ये रखेंगे और ए स्क्वायर की वैल्यू ये रखेंगे, हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए रखते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू है 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 फिर -5 ए है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 और फिर +6 आई 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हो गया आपका। हमें पता है कि किसी आव्यूह में अगर हम किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वो संख्या उस आव्यूह के सभी अवयवों के साथ गुणा कर देती है। तो 5 का 2 करेंगे 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ -5, यहाँ पर 15 और यहाँ पर 5। ये हो गया। 6 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा अंदर, तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा और यहाँ भी 6 हो जाएगा, बाकी सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, हमें सॉल्व कर लेना है। हमें पता है कि इसके आगे का चिन्ह जो है माइनस है, इसका मतलब ये आव्यूह घटेगा, ये प्लस और ये प्लस, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। जोड़ लेते हैं, 5 और 6 कितना हो गया 11, -1 और 0 -1, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 9 में 0 जोड़ा 9 होगा, -2 में 6 जोड़ा तो 4 होगा, 5 में 0 जोड़ा 5 होगा, 0 में 0 0 हुआ, -1 में 0 -1 हुआ, -2 में 6 जुड़ा तो 4 हुआ, माइनस ये वाली आव्यूह लिख लेते हैं 10 0 5 10 5 15 5 -5 0। बस इन्हें घटा लेते हैं, हमारा आंसर आ गया। तो घटा लेते हैं, 11 में से 10 निकला 1 बचा, -1 में से 0 निकला तो -1 बचा, 2 में से 5 निकला -3 बचा, 9 में से 10 निकला -1 बचा, 4 में से 5 निकला -1 बचा, 5 में से 15 निकला -10 बचा, 0 में से 5 निकला -5 बचा, -1 -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 में से 1 निकला 4 बचा और 4 में से 0 निकला तो 4 बचा। यही हमारा हो जाएगा आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो इसमें आपको एक आव्यूह दिया गया और कहना है कि आप सिद्ध कीजिए कि a³ -6 a² + 7a + 2i बराबर 0, यानी आपको इतना बराबर 0 लाना है, ये आपको प्रूफ करने को बोल रहा है। तो अगर एक आव्यूह आपको दिया गया है a बराबर, तो इसकी मदद से आप a² निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि a² बराबर क्या होगा a × a, इससे आपको a² की वैल्यू मिल जाएगी, एक आव्यूह मिल जाएगा। फिर आप a³ की वैल्यू निकालेंगे तो a³ कैसे मिलेगा, a³ आपको मिल जाएगा a² में a का गुणा करने पर। जब यहाँ से a² आ जाएगा तो उसमें आप a से गुणा कर देंगे तो a³ मिल जाएगा। जब आपको a³ मिल गया, a² मिल गया, a की वैल्यू पता है, और i की बात करें तो i आपका एक इकाई आव्यूह है, एक तत्समक आव्यूह है। तो i की वैल्यू क्या होगी, i की वैल्यू 3 × 3 की इकाई आव्यूह होगी, वो रख देंगे यहाँ पर। तो जैसे पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है वैसे इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेंगे, 0 आ जाएगा। तो आप ये स्वयं कर सकते हैं डू योरसेल्फ। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, आपको कह रहा है कि आव्यूह a बराबर इतना, i बराबर इतना और a² बराबर k - 2i है। तब आपको k का मान बताना है, इस k की वैल्यू बतानी है कितनी आएगी। तो सबसे पहले a² की बात हो रही है तो a² निकाल लेते हैं। a² कैसे निकालते हैं हम लोग, हमें पता है इस आव्यूह को इसी आव्यूह में गुणा कर देंगे, 3 - 2 4 - 2 का 3 - 2 4 - 2 में गुणा कर देते हैं। गुणा करने के बाद में जो भी मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। तो 3 का 3 में क्या 9 आया, 4 का 2 में क्या -8 आया, तो 9 में से 8 निकल गया, 1 बचा। 3 का 2 में क्या -6 और -2 का -2 में तो +4, -6 + 4 मतलब -2। 4 का 3 में 4 दिया 12, 4 2 8, 12 में से 8 निकल गया, 4 बचा। 4 2 8 -8 और +4 यानी -4। ये आपका हो गया a²। तो a² की वैल्यू मिल गई है। अब हमें इसमें a² का मान और a का मान और i का मान पुट करना है। तो a² की वैल्यू आपको मिली है 1 -2 4 -4 बराबर k। a की वैल्यू है आपकी 3 -2 4 -2 और फिर -2 1 0 0 1। ये हो गई i की वैल्यू। यहाँ पर 2 बाहर है, अंदर गुणा करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। यहाँ पर k का अंदर गुणा नहीं करना है, क्यों? क्योंकि k का मान ही हमें निकालना है। अगर k का अंदर हम गुणा कर देंगे तो फिर इसे हमें सेपरेट करना पड़ेगा।
तो फायदा क्या है, हम के को बाहर ही रखेंगे। अब ये आपका आप माइनस है, इसको इधर लाएंगे तो जुड़ जाएगा, तो लाते हैं और डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। जब इधर आएगा तो आपका क्या मिलेगा, 1 - 2 4 - 4 प्लस 2 0 0 2 और आपका राइट साइड में बचा के 3 - 2 4 - 2। एक में 2 जुड़ जाएगा तो 3 मिलेगा, -2 + 0 -2, 4 में 0 जुड़ा तो 4 बचा और -4 + 2 यानी -2। ये आपको मिल गया कि 3 - 2 4 - 2। ध्यान से देखिए तो जो आप ये है वही ये भी है, बीच में बराबर है, इसका मतलब ये आपको हो गया कैंसल। तो के बराबर आपको क्या मिल गया, के बराबर आपको मिल गया 1। यही इसका हो जाएगा आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो आपको कह रहा है कि इसमें एक आपको आव्यूह दिया गया है और फिर आपसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि i + a बराबर i - a इंटू ये मैट्रिक्स। तो आपको i + a बराबर इतना लाना है या फिर इतना बराबर आप i + a लाइए। आई की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन में पहले से कह रखा है कि आई जो है आपका ये द्वितीय कोटि का तत्समक आव्यूह है, मतलब एक ऐसा इकाई आव्यूह, एक ऐसा तत्समक आव्यूह है जिसमें केवल 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ होंगे, क्योंकि आव्यूह ए में भी क्या है, 2 पंक्ति और 2 ही स्तंभ है। इसका मतलब आई की वैल्यू जो आपकी होगी वो द्वितीय कोटि का आव्यूह है, मतलब 1 0 0 1 होगा। तो आई की वैल्यू हमें ये लेनी है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आई की वैल्यू और ए की वैल्यू लिख करके इनको जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद देखते हैं हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा। फिर हम राइट हैंड साइड की वैल्यू बात करेंगे। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, आई की बात करें, तो आई आपका क्या होगा 1 0 0 1 प्लस ए की बात करें तो 0 - tan α/2 tan α/2 एंड 0। इन दोनों का जब आप जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 1 में 0 जुड़ेगा तो 1 ही आएगा। 0 में -tan α/2 जुड़ा तो -tan α/2 हो गया, 0 में tan α/2 जुड़ा तो यही हो गया tan α/2 और 1 में 0 जुड़ा तो 1 आ गया। यानी आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है अब ये बन गया। राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड की बात करें तो i - a, आई का मतलब है आपके 1 0 0 1, फिर माइनस 0 tan α/2 tan α/2 और 0, फिर इंटू में यहां पर आपके पास आव्यूह है जो cos α - sin α और cos α, ये हो गया। इस वाले आव्यूह में से इस वाले आव्यूह को घटाएंगे तो एक में से 0 निकला तो एक ही बचेगा, 0 में से -tan α/2 निकलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका हो गया tan α/2। 0 में से tan α/2 निकलेगा तो -tan α/2 हो गया और एक में से 0 निकला तो 1 हो गया। फिर आपका आया cos α - sin α और cos α। ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, यानी कि ये आपका आया क्या, राइट हैंड साइड। तो हमें अभी ये i + a बराबर i - a इंटू इतना नहीं, हमें क्या करना है, इतना बराबर इतना सिद्ध करना है या इतना बराबर इतना सिद्ध करना है। कुल मिला के हमारे कहने का मतलब ये है कि हम इतने को सॉल्व करेंगे और इतना ले आएंगे तो हम कह देंगे कि इतना बराबर इतना सिद्ध हुआ। तो हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं, राइट हैंड साइड की वैल्यू को उठाते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद में हमें ये लाना है। तो राइट हैंड साइड में क्या हमने सॉल्व किया है, 1 tan α/2 tan α/2 1, ये हो गया। फिर आपका है cos α sin α और फिर क्या है आपका cos α। ये आपका हो गया राइट हैंड साइड। इसी को सॉल्व करना है और हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हम यहाँ किनारे लिख लेते हैं जिससे हमें पता रहे कि हमें सिद्ध क्या करना है। इसकी वैल्यू हमें क्या मिली है, इसकी वैल्यू हमें मिली है 1 - tan α/2 tan α/2 और 1, हमें ये सिद्ध करना है। तो इन दोनों का पहले हम गुणा कर लेते हैं। जब इनका हम गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, हम 1 का cos α में करेंगे तो cos α मिला, प्लस tan α/2 का sin में करेंगे तो sin α tan α/2, ये हो गया।
फिर 1 का करेंगे साइन में तो माइनस साइन मिलेगा, प्लस tan अल्फा बाई 2 का कास में करेंगे तो कास अल्फा और फिर tan अल्फा बाई 2 ये हो गई। फिर माइनस tan अल्फा बाई 2 का कास में करेंगे तो माइनस कास tan अल्फा बाई 2 और 1 का साइन में करेंगे तो प्लस साइन अल्फा। फिर माइनस tan अल्फा बाई 2 का माइनस साइन अल्फा में करेंगे, साइन माइनस माइनस प्लस हो गया तो आपको मिला क्या, साइन अल्फा tan अल्फा बाई 2 और फिर 1 का कास में करेंगे तो प्लस कास अल्फा। ये दोनों गुणा आ गया। अब हमें क्या करना है, tan को हम साइन कास में चेंज कर लेते हैं। तो जब आप tan को साइन कास में चेंज करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कास अल्फा प्लस साइन अल्फा। ये हो गया आपका साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कास अल्फा बाई 2। माइनस माइनस वाले को बाद में लिखते हैं, इसको पहले लिखते हैं तो कास अल्फा, फिर हो गया आपका tan अल्फा बाई 2 का मतलब क्या, साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कास अल्फा बाई 2, फिर माइनस हो जाएगा साइन अल्फा। इसकी बात करें तो माइनस से बाद में लिखेंगे, साइन अल्फा को पहले लिखते हैं, प्लस वाले को हम पहले लिख रहे हैं। फिर माइनस कास अल्फा, tan की जगह पर आपका क्या हो गया, साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कास अल्फा बाई 2। फिर इसकी बात करें तो साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कास अल्फा बाई 2 प्लस कास अल्फा। ये हो गया आपका। अब यहां पर देखें तो अपॉन कास अल्फा बाई 2 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर मैं बटे 1 लिख दूं, यहां पर बटे 1 लिख दूं, यहां पर बटे 1 लिख दूं, यहां पर बटे 1 लिख दूं, तो इन दोनों का एलसीएम निकाल के हम सॉल्व कर सकते हैं इसे। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, कास अल्फा बाई 2 हो जाएगा। जब इन दोनों का एलसीएम हो गया कास अल्फा बाई 2 तो फिर ये तो ऐसे हो गया कास अल्फा बाई 2 और नीचे जो कास अल्फा बाई 2 था इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो ये आपका ये आ गया कास अल्फा बाई 2। ऐसे यहां भी होगा, कास अल्फा बाई 2 का यहां गुणा हो जाएगा तो यहां हो गया आपके पास कास अल्फा बाई 2 साइन अल्फा और सब के नीचे में क्या आ गया, कास अल्फा बाई 2। इन दोनों का हमने एलसीएम निकाल लिया है। यहाँ भी एलसीएम निकालेंगे, कास अल्फा बाई 2 आएगा, तिरछा गुणा हो जाएगा तो यहाँ भी हो गया आपका कास अल्फा बाई 2 और यहाँ भी आपका तिरछा गुणा हो गया कास अल्फा बाई 2 और यहाँ भी वही काम होगा तो यहाँ भी हो गया आपका कास अल्फा बाई 2 और नीचे आपका क्या मिला, कास अल्फा बाई 2। ये हो गया। अब अगर यहाँ पर ध्यान से देखें, इसको हम a मान ले, इसको b मान ले, तो कास a कास b प्लस साइन a साइन b। अल्फा को मैं a मान रहा हूँ, अल्फा बाई 2 को b मान रहा हूँ, तो कास a कास b प्लस साइन a साइन b। ये कहीं ना कहीं कास a माइनस b का फार्मूला है, तो मैं इसकी जगह पर लिख सकता हूँ कास a माइनस b, मतलब कास a माइनस b। ये हो गया। यहां पर देखें मैं इसको a मान रहा हूं, अल्फा को, अल्फा बाई 2 को b मान रहा हूं, साइन a cos b माइनस cos a साइन b। तो साइन a cos b माइनस cos a साइन b क्या होता है, साइन a माइनस b होता है। तो ये आपका बन जाएगा साइन a माइनस b, मतलब साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2। ये हो गया। यहां पर बात करें cos अल्फा साइन अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा cos अल्फा बाई 2। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं अल्फा बाई 2 को a मान रहा हूं और अल्फा को b मान रहा हूं, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये भी क्या है, साइन ए माइनस बी है, बस फर्क क्या है, ए की जगह पर अल्फा बाई 2। तो यहां पर हो जाएगा आपका साइन ए माइनस बी। ये हो गया। यहां पर बात करें, इसको ए मानो, इसको बी मानो, तो कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी। अल्फा को ए मान रहा हूं, अल्फा बाई 2 को बी मान रहा हूं, तो ये हो गया आपका कास ए माइनस बी। ये आपका आ गया। अब यहां पर देखें, अल्फा में से अल्फा बाई 2 को निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, अल्फा में से अल्फा बाई 2 को निकालने पर अल्फा बाई 2 ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये आपका हो गया क्या, अल्फा बाई 2। यहां पर भी अल्फा में से अल्फा बाई 2 निकला तो ये भी क्या हो गया आपका, अल्फा बाई 2। अल्फा बाई 2 में से अल्फा निकालोगे तो माइनस अल्फा बाई 2 बचेगा।
और यहां पर भी आपका क्या मिला अल्फा बाई 2। यहां देखिए cos अल्फा बाई 2, यहां भी cos अल्फा बाई 2 है, यहां भी cos अल्फा बाई 2 है, यहां भी cos अल्फा बाई 2, मतलब जो वैल्यू ऊपर वही वैल्यू नीचे आपस में कैंसिल हो गई। sin अल्फा बाई 2 कौन cos अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2, तो ये तो 1 हो गया, ये आपका tan अल्फा बाई 2 हो गया। ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो इस माइनस को जब आप बाहर करोगे, क्यों, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, आप त्रिकोणमिति में पढ़ चुके हैं इसको, ये होता है। तो ये माइनस आगे आ जाएगा, तो साइन अल्फा बाई 2 कौन cos अल्फा बाई 2 क्या होगा माइनस tan अल्फा बाई 2, और ये भी आपका आ गया क्या 1। और ध्यान से देखें तो हम लेफ्ट हैंड साइड में यही तो प्रूफ कर रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड में यही प्रूफ करना था। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। कह रहा है कि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है, यानी कोई व्यापार संघ है, उसके पास कुल कितने रुपए हैं, उसके पास कुल 30,000 रुपए हैं। कह रहा है कि जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करता है, मतलब इन 30,000 रुपयों को वो दो अलग अलग बांड में, दो अलग अलग बॉन्ड मान लेते हैं हम, एक बॉन्ड ए है और एक बॉन्ड बी है, इन दोनों में वो 30,000 रुपयों को लगा देता है। कह रहा है कि प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक, यानी पहले पर वो 5% वार्षिक और दूसरे बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त करता है। मतलब जब आप वो पहले बॉन्ड को रुपए देगा तो उस पर 5% का ब्याज लेगा, और दूसरे बॉन्ड पे जब रुपए देगा तो उस पर 7% का ब्याज ले रहा है। कह रहा है आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष को दो प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करने के लिए वो कितने कितने रुपए दोनों बॉन्डों को बांटे, जिससे उसे प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज दो टाइप का दिया है। इसमें कह रहा है कि ए और बी को कितना कितना रुपया दे, जिससे पूरे साल का ब्याज उसे 1,800 रुपया मिले, या फिर कह रहा है कि वो ए और बी को कितना रुपया दे दे जिससे वार्षिक ब्याज उसको 2,000 मिले। आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन का कुल मतलब ये है कि आपसे कह रहा है कि किसी के पास, किसी भी व्यापार संघ के पास, किसी कंपनी के पास कुल 30,000 रुपए हैं, उस 30,000 रुपयों को वो दो अलग अलग जगहों पर लगाता है। पहला बॉन्ड आपका ये है, दूसरा बॉन्ड बी है। कह रहा है कि बॉन्ड ए को जब भी रुपया देगा 5% का ब्याज लेगा, बॉन्ड बी को जब भी रुपया देगा 7% का ब्याज लेगा, और जब वो ए और बी को रुपया देता है तो कह रहा है कितना रुपया ए और बी को दे, जिससे वो या तो 1,800 रुपया निकाल ले या फिर 2,000 रुपया निकाल ले। तो ये दोनों अलग अलग पार्ट है। पहले में 1,800 आपको 1,800 रुपया का ब्याज मिलता है, तब कितना कितना देगा ये बताना है। और दूसरे में कह रहा है कि अगर उसको कुल ब्याज साल भर का 2,000 मिलता है, तब ए और बी को उसने कितना रुपया दिया था ये बताना है। तो अगर मैं इसको नॉर्मल मेथड से करूं, इसने कहा है कि आव्यूह मेथड से कीजिए। अगर मैं इसे नॉर्मल मेथड से करूं तो कैसे करूंगा? मैं कहता हूं मान लेता हूं कि बॉन्ड ए को इसने कितना दिया था, x रुपया दिया था, बॉन्ड बी को इसने y रुपया दिया था। तो कुल रुपया इसके पास था कितना, 30,000, जो उसने क्या किया, पहले को x दिया, दूसरे को y दे दिया। यहां से मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूं, क्या मिलेगा 30,000 माइनस x, ये उधर चला गया। इसका मतलब अगर वो पहले बॉन्ड को x रुपया देता है, ए बॉन्ड को x देता है, तो बी बॉन्ड को कितना देगा, 30,000 माइनस x रुपया देगा, ये तो देगा। अच्छा, ये उसने दे दिया। अगर मैं इसे नॉर्मल मेथड से करूं तो अगर बॉन्ड ए को x रुपया देता है तो इस पर ब्याज कितना लेता है, x पर ब्याज कितना ले रहा है 5%, तो x पर वो 5% का ब्याज ले रहा है, x इंटू 5%, प्लस बी वाले बॉन्ड को कितना दे रहा है 30,000 माइनस x, इस पर कितना ब्याज दे रहा है 7% का। और जब x पर वो 5% का ब्याज लेता है, 30,000 माइनस x पर 7% का ब्याज लेता है, तो साल भर का कुल से ब्याज कितना मिलता है 1,800। मैं ये वाला कर रहा हूं, दूसरे वाले में आप 1,800 की जगह 2,000 कर देंगे, बाकी सेम चीजें रहेंगे। अब इसे अगर हम हल कर लें तो 5% का मतलब है, जब हम परसेंट को फ्रैक्शन में बदलते हैं तो अपॉन 100 करते हैं, तो 5/100 होगा, यानी ये 5x अपॉन 100 हो गया, प्लस ये हो जाएगा आपका 7, 30,000 माइनस x अपॉन 100 बराबर कितना 1,800। इन दोनों का एलसीएम 100 है, क्योंकि हर समान तो 100 ही होगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये 100 उधर चला जाएगा, तो ये आपका हो गया
अब 7 का अंदर गुणा कर लेते हैं तो 5x प्लस 7 या 21 माइनस 7x बराबर, अब 7x में से 5x निकलेगा तो माइनस 2x बचेगा, ये उधर जाएगा तो 21 में से 18 निकला 30 बचेगा माइनस के साथ, क्योंकि उधर जाएगा बड़ी गिनती है। माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 30 को काटा तो x बराबर कितना मिला 15,000। इसका मतलब ये है कि वो पहले बॉन्ड ए को 15,000 देगा जिससे 5% का ब्याज ले रहा है, और दूसरे बॉन्ड बी को 30,000 में से x मतलब 15,000 घटाएंगे तो 15,000, यानी बी को भी कितना दे रहा है 15,000 दे रहा है। तो बॉन्ड ए को 15,000 दे रहा है, बॉन्ड बी को भी 15,000 दे रहा है, जिससे वो 5% और 7% का ब्याज लगा के साल भर का कुल 1,800 रुपया लेता है। ये तो हो गया हमारा बेस मेथड, जिससे हम नॉर्मल मेथड जिससे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन उसने क्या रखा है पहले ही कि क्या करना है, आपको आव्यूह विधि से हल करना है। तो ध्यान दें इस बात का, हमें क्या करना है, हमें एक वैल्यू निकालनी है, हमें सिंगल वैल्यू निकालनी है, हमें एक मूल्य निकालना, हमें दाम निकालना, हमें पैसा निकालना है, कितना रुपया वो देता है, कितना रुपया लेता है। तो जब भी हमें ऐसी क्वेश्चन करनी है जिसमें सिंगल वैल्यू लानी हो, उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग दो अवयव ऐसे बनाते हैं जिनके ऑर्डर जो है एक दूसरे के विपरीत हो, जिनकी कोटियां एक दूसरे के विपरीत हो। अभी कैसे, मान लेते हैं आपके पास एक अवयव है 1 2 3, तो दूसरी अवयव है 1 2 3। अगर मैं इस अवयव की बात करूं तो इसमें एक पंक्ति है और 3 स्तंभ है, इसका मतलब इसकी कोटि कितनी हुई है, पूरे 3। इसकी बात करूं तो इसमें 1 2 3 पंक्तियां हैं और स्तंभ कितने हैं, 1। तो इसका कोटि जो था 1 गुणे 3 था, तो इसका क्या होगा 3 गुणे, उल्टा हो गया। इसमें 3 स्तंभ थे तो इसमें 3 पंक्तियां हो गई, इसमें एक पंक्ति था तो इसमें एक स्तंभ हो गया, उल्टा हो गया। ऐसे दो अवयवों को लेने से फायदा क्या होगा, फायदा ये होता है जब इन दोनों का हम आपस में गुणा करते हैं तो देखिए क्या आएगा, 1 का 1 में किया तो 1 आया, प्लस 2 का 2 में किया तो 4 आया, प्लस 3 का 3 में किया 9 आया। तो हम इन तीनों को जोड़ेंगे, 9 4 13 और 1 14, तो हमें एक सिंगल वैल्यू मिलती है। और हमें क्या करना है, हमें रुपया ही तो बताना है, और रुपया जब भी आएगा आपका एक सिंगल वैल्यू आएगा। तो हमें क्या करना है, हमें दो अवयव ऐसे बनाने हैं जिनके ऑर्डर क्या हो, एक दूसरे के विपरीत हो, ताकि जब हम उन दोनों का गुणा करें तो हमें सिंगल वैल्यू मिल जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आपको अवयव विधि से हल करने को बोले तो आप क्या करेंगे, आप दो अवयव ऐसे लेंगे जिनके ऑर्डर एक दूसरे के विपरीत हो। तो आइए हम अवयव बनाते हैं। इसमें आपको दो अवयव लेने हैं। पहली अवयव मैं लेता हूं कि बॉन्ड ए और बॉन्ड बी को उसने जो रुपया दिया था उसका मैं एक अवयव बनाता हूं। तो पहला अवयव मैंने बनाया, बॉन्ड ए को 100 रुपया दिया था और बॉन्ड बी को उसने क्या किया था 30,000 माइनस x रुपया दिया था। एक अवयव मैंने बना लिया। अब बॉन्ड ए को जब उसने x रुपया दिया तो उस पर ब्याज कितना ले रहा है 5%, और बॉन्ड बी पर 30,000 माइनस x रुपया दिया तो कितना परसेंट 7%। ये भी मैंने एक अवयव बना लिया। टोटल इसको x रुपया, इसको 30,000 माइनस x रुपया, 5% का ब्याज लिया, 7% का ब्याज लिया, तो टोटल उसको कितना मिला, कुल ब्याज कितना मिला 1800। मैं पहले ए वाले के लिए लगा रहा हूं 1800 रुपया निकाल रहा हूं। आप 2000 निकालना चाह रहे तो यहाँ पर 2000 लिख देंगे, बाकी सेम चीजें वैसे ही रहेंगी। अब ये जो आपका अवयव बना है ये उसने पैसा दिया है, और ये जो अवयव बना है उसने ब्याज लिया है। तो यहां पर आप देखें तो इस अवयव में दो अवयव हैं। इस अवयव की कोटि की बात करूं तो एक पंक्ति है और दो स्तंभ है, 1 into 2 है। इसकी बात करूं तो इसमें दो पंक्तियां हैं और एक स्तंभ है, जिसका 2 into 1 है। अब इन दोनों का हम आपस में गुणा कर देंगे। क्यों, पैसा दिया है, ब्याज लिया है, तो टोटल हमको ब्याज निकालना है, तो पैसे और ब्याज का गुणा करना ही पड़ेगा। जब इन दोनों का हम आपस में गुणा करेंगे तो एक अवयव का पंक्ति का स्तंभ से करना है, x का 5 में करेंगे, x into 5% प्लस 30,000 माइनस x into 7% बराबर कितना 1800। हल किया, x की वैल्यू 15,000 मिल गई। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि जब भी हमें कोई एक सिंगल वैल्यू निकालनी होगी तो हम एक दो अवयव ऐसे ही लेंगे। जरूरी नहीं है कि आप जो पैसा दिया था उसने उसको आप इस तरह से लो, ब्याज को इस तरह से लो, आप उनको उल्टा करके ले सकते हैं। यहाँ पर 5%, यहाँ पर 7% ले सकते हैं, यहाँ पर x, यहाँ पर 30,000 माइनस x ले सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आंसर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर सही आएगा। बस आपको ध्यान में रखना है
कि एक आव्यूह अगर 1/2 की है तो दूसरी आव्यूह 2/1 की होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि आव्यूह विधि से हम इसका आंसर कैसे निकालते हैं। दूसरा वाला आप कर सकते हैं, यहाँ पर 2000 रख के सॉल्व कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। कह रहा है किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, यानी आपके पास जो किताब है रसायन विज्ञान वो कितनी है, 10 दर्जन। भौतिक विज्ञान 8 दर्जन और अर्थशास्त्र ये भी 10 दर्जन है। कह रहा है कि इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य, बेचने का जो दाम है वो है 80 रुपया, 60 रुपया और 40 रुपया। किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान, 10 दर्जन अर्थशास्त्र की किताबें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य 80 रुपया, 60 रुपया और 40 रुपया प्रति पुस्तक है। यानी हर एक किताब वो बेचता है कितने में, अगर रसायन विज्ञान की एक किताब बेचेगा तो 80 में, भौतिक विज्ञान की एक किताब बेचेगा 60 में और अर्थशास्त्र की किताब बेचेगा तो 40 में। तो आपसे कह रहा है कि आव्यूह पीरियड के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। यानी अगर सभी किताबें बेच दे तो वो कुल कितने रुपए कमा सकता है या कुल कितने रुपए इकट्ठा हो जाएंगे उसके पास, ये आपको बताना है। तो हर एक किताब की कीमत आपको यहाँ पर दी गई है और यहाँ पर जो किताबों की संख्या है वो दर्जन में है। तो हमें क्या करना है, हमें एग्जैक्ट संख्या निकालनी कुल कितनी किताबें हैं। तो रसायन विज्ञान की 10 दर्जन, एक दर्जन में 12, तो रसायन विज्ञान में कितना 120, यानी 120 किताबें हैं, हर एक किताब 80 में बेचेगा। 8 दर्जन है, 12 8 96, यानी कुल 96 किताब हो गई और 10 दर्जन है तो 120, यानी कि अर्थशास्त्र 120 किताबें। अब आपको ये बताना है कि अगर इन सारी किताबों को बेच दे तो वो कितने रुपए कमा सकता है या उसके पास कुल कितने रुपए इकट्ठा हो जाएंगे। तो अगर मैं बेस मेथड से करूँ, नॉर्मल तरीके से करूँ, तो एक किताब 80 रुपए में बेचता है तो 120 किताब कितने में बेचेगा, 120 किताब 120 गुणे 80 बेचेगा, प्लस एक किताब 60 में तो 96 किताब 96 गुणे 60, एक किताब 40 में तो 120 गुणे 40, साव कर लेते हैं, 12 8 96 प्लस 6 4 36, 6 9 54 और 3 57 प्लस 12 4 48। इन सबको आपको जोड़ लेना है, 0 0 0 0 6 8 7 15 और 6 21 2 5 4 9 9 18 और 2 20, यानी उसके पास कुल रुपए जो आएंगे वो 20,160 रुपए आएंगे। ये तो हम नॉर्मल मेथड से किए हैं, बेसिक मेथड। अगर हमसे सिर्फ ये कह देता कि 120 किताबें 80 रुपए में एक किताब बिक रही है, 96 किताबें 60 रुपए में किताब बिक रही है, 120 किताबें 40 रुपए में किताब बिक रही है, तो कुल कितना रुपए इकट्ठा होगा, हम बेसिक मेथड से किए हैं। लेकिन हमें बोलना है कि आप आव्यूह मेथड से कीजिए। तो आव्यूह मेथड से करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 आव्यूह बनाएंगे। पिछला क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया, इसमें 2 आव्यूह आपको बनाने हैं। एक आव्यूह में किताबों की संख्याओं को रख देता हूं, 120 96 120। ये आपका केमिस्ट्री है, ये फिजिक्स है, ये इकोनॉमिक्स है। इनके दाम 80 रुपया, 60 रुपया और 40 रुपया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि मुझे एक सिंगल वैल्यू लानी है। तो जब सिंगल वैल्यू लानी होती है तो मैं 2 आव्यूह ऐसे बनाता हूं जिसके कोटियां एक दूसरे के विपरीत हो। इसकी बात करें तो इसमें एक पंक्ति है और 3 स्तंभ है, इसकी कोटि है 1 गुणे 3, और इसमें क्या है 3 पंक्ति है और 1 स्तंभ है, तो इनकी कोटि क्या हो गई 1 गुणे 1। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों का गुणा कर लेना है। जब आप गुणा करेंगे 120 का 80 में, प्लस 96 का 60 में, प्लस 120 का 40 में, हल किया तो टोटल मूल्य हमें क्या मिल गया 20,160। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 और 22 की। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 का आंसर देने के लिए हमें उससे पहले 5 आव्यूह दिए गए हैं, x, y, z, w और p। इन पांचों की कोटियां बताई गई हैं। x की कोटि है 2 गुणे n, y की 3 गुणे k, z की 2 गुणे p, w की n गुणे 3 और p की p गुणे k। हमें इनकी मदद से क्वेश्चन नंबर 21 और 22 का आंसर देना है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, तो कह रहा है कि py प्लस wy
के परिभाषित होने के लिए n के तथा p पर क्या प्रतिबंध होगा, मतलब n के p के बीच में क्या रिलेशन होगा अगर py प्लस wy सही सही मान दे तब। तो अगर n के और p का रिलेशन निकालना है, n के p का मतलब n के p कहीं ना कहीं इन पांचों आव्यूहों की कोटियों में शामिल है। तो कुल मिला के हम इनकी कोटियों के बारे में बात करना है। तो py की बात करें तो py का मतलब है कि एक आव्यूह आपके पास p है और एक आव्यूह आपके पास y है। इन दोनों का आप गुणा करेंगे, जब आप गुणा करेंगे तो आपको एक आव्यूह मिलेगा। जो आव्यूह मिलता है मैंने उसको नाम दे दिया क्या, py। अब अगर आप p का y में गुणा करने चल रहे हैं, जब दो आव्यूहों का आप आपस में गुणा करते हैं तब उनकी कोटियों को देखते हैं। तो p की कोटि कितनी है, p की कोटि है p गुणे k, यहाँ पे लिख दिया p गुणे k। y की कोटि कितनी है, 3 गुणे k। अगर आप p का y में गुणा कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, आप पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या देखते हैं और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या देखते हैं। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तभी आप उन दोनों का गुणा करते हैं। तो अगर आव्यूह p की बात करें तो इसमें स्तंभों की संख्या k है और y में पंक्तियों की संख्या 3 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। या तो यहाँ पर 3 होना चाहिए था या तो यहाँ पर k होना चाहिए था। इसका मतलब यह है कि p का अगर आप y में गुणा कर रहे हैं तो k की वैल्यू 3 होनी चाहिए या 3 की जगह पर k होना चाहिए या k की जगह पर 3 होना चाहिए, यानी k बराबर 3 हो जाएगा। अगर k बराबर 3 हो गया तब आप p का y में गुणा कर सकते हैं। जब आपने इन दोनों का गुणा किया तो आ गया क्या, py। अब जो भी आव्यूह आया उसकी कोटि क्या होगी, उसकी कोटि हम लोग कैसे लिखते हैं, उसकी कोटि हम लोग लिखते हैं पहले आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और दूसरे आव्यूह में स्तंभों की संख्या। तो पहले आव्यूह में पंक्तियों की संख्या है p और दूसरे आव्यूह में स्तंभों की संख्या है k। चूंकि हम k बराबर 3 मान चुके हैं इसलिए हम k की जगह पर क्या करेंगे, 3 लिख देंगे। ये हो गया हमारा py। ऐसे ही हम wy निकालेंगे। तो जब wy ऐसे निकालेंगे तो wy क्या आएगा, हम यहां से इसको हटा देते हैं। wy का मतलब w का आप गुणा कर रहे हैं किसमें, y में। w की कोटि कितनी है, n गुणे 3 और y की कोटि कितनी है, 3 गुणे k। जब आप इसे निकालेंगे तो सबसे पहले w का गुणा y में कब होगा, जब w में स्तंभों की संख्या और y में पंक्तियों की संख्या बराबर हो। जी हाँ, ये दोनों बराबर हैं, आप आसानी से दोनों का गुणा कर सकते हैं। अब जब गुणा हो गया तब आपके पास एक आव्यूह आ गया। मैंने इसको ऐसे यहाँ पर लिख रखा है क्योंकि इसकी हमें जरूरत है। आप इतना बराबर ये समझेंगे, इसको नहीं। wy आया गुणा होने के बाद में, जब हमने दोनों का गुणा कर दिया तो जो आव्यूह आया उसकी कोटि क्या होगी, पहले आव्यूह में पंक्तियों की संख्या दूसरे आव्यूह में स्तंभों की संख्या। ये हो गया आपके पास n गुणे k। यहाँ पर n है, यहाँ पर k है। लेकिन हमने पहले कह दिया है कि k बराबर हम 3 मान चुके हैं, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं k बराबर 3। अच्छा, k बराबर 3 हमने इसलिए माना था क्योंकि अगर हम k बराबर 3 नहीं मानते तो गुणा संभव ही नहीं होता, py की वैल्यू मिलती ही नहीं होगी। n गुणे 3 हो गया। तो w और y का गुणा करने के बाद हमें एक आव्यूह मिला wy, उसकी कोटि कितनी मिली, n गुणे 3। अब बात करते हैं py प्लस wy की, यानी कि अगर आप py और wy को जोड़ दें तब रिजल्ट क्या मिलेगा। तो py और wy को जोड़ने का मतलब यह है कि आप जब भी दो आव्यूहों को आपस में जोड़ते हैं तब उन दोनों आव्यूहों की कोटियां बराबर होनी चाहिए। अगर दोनों आव्यूहों की कोटियां बराबर नहीं है तो आप उन्हें आपस में नहीं जोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर py की कोटि p गुणे 3 है तो wy की कोटि भी p गुणे 3 होनी चाहिए, या फिर wy की अगर n गुणे 3 है तो इसकी भी क्या होनी चाहिए, n गुणे 3। इसका मतलब यह है कि p की वैल्यू n के बराबर होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन हमें मिली थी k बराबर 3 होनी चाहिए और दूसरी मिल गई p की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, n के बराबर होनी चाहिए। तो k बराबर 3 और p बराबर n आपके पहले ऑप्शन में है, इसलिए पहला ऑप्शन करेक्ट होगा इसके लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि यदि n बराबर p हो, इसने पहले ही कह दिया है कि n बराबर p रख दीजिए या p बराबर n रख दीजिए, तो आव्यूह 7x - 5z की कोटि क्या होगी। यहाँ पर इसने कोटि पूछा है, इसका मतलब x में अगर आप 7 का गुणा करते हैं या z में 5 का गुणा करते हैं, जब भी हम किसी आव्यूह में गुणा करते हैं किसी भी संख्या का, तो वो संख्या उसके अवयवों के साथ गुणा करती है, ना कि उसकी कोई कोटि पर प्रभाव डालती है। तो 7 जो है वो आव्यूह x की कोटि पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी।
तो हमें यहाँ पर जो कि कोटि निकालना है, इसलिए हम सात का गुणा नहीं करेंगे, हम सिर्फ कोटि की बात कर रहे हैं। तो x की बात करें माइनस z की बात करें, जैसे 7x पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, x की कोटि पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, वैसे ही 5 भी z की कोटि पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। x की कोटि कितनी है, 2 गुणे n है, और z की कोटि कितनी है, 2 गुणे p है। हमें पता है कि जब भी हम दो अवयव को जोड़ते या घटाते हैं तो हम ये देखते हैं कि दोनों अवयवों की कोटियां बराबर है कि नहीं। x की बात करें तो इसकी कोटि 2 गुणे n है, z की बात करें 2 गुणे p है। या तो अगर ये 2 गुणे n है तो ये भी क्या होना चाहिए, 2 गुणे n होना चाहिए, और अगर ये 2 गुणे p है तो ये भी क्या होना चाहिए, 2 गुणे p होना चाहिए, तभी x में से हम y z को घटा सकते हैं। तो कुल कहने का मतलब यह है कि अगर n बराबर p इसने पहले ही कह रखा है, अगर इसने n बराबर p पहले ही कह रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर p की जगह पर n रख सकते हैं और यहाँ पर n की जगह पर p रख सकते हैं। तो हमारी जो भी कोटि बनेगी वो या तो दोनों की 2 गुणे n होनी चाहिए या फिर 2 गुणे p होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त इन दोनों अवयवों की कोटि में से कोई कोटि नहीं हो सकती। अब ऑप्शन की बात करते हैं। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि p गुणे 2, तो x और z की कोटि p गुणे 2 कभी भी नहीं हो सकती क्योंकि आगे 2 है, तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन की बात करें 2 गुणे n, जी हाँ 2 गुणे n हमें मिल रहा है, x की कोटि 2 गुणे n हो सकती है और z की भी हो सकती है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो सकता है। तीसरे की बात करें n गुणे 3, तो n गुणे 3 का कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि 3 तो है ही नहीं इनकी कोटियों में। और चौथे की बात करें p गुणे n, वो भी संभव नहीं है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।